सुप्रभात बच्चों, कैसे हो तुम सब। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होगे और घर में मस्ती भी कर रहे होगे। बहुत अच्छी बात है। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना। बच्चों, पिछली कक्षा में आप पढ़ रहे थे चाय की आत्मपाठ। आत्मकथा से तात्पर्य होता है आत्म मतलब अपनी, कथा मतलब कहानी, अपनी कहानी। चाय खुद अपनी कहानी इस पाठ में बता रही है। आपने पढ़ा था कि चाय बहुत जायकेदार होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है और जब कोई चाय की प्रशंसा करता है तो वो उसको सुनकर बहुत अधिक खुश हो जाती है ना। और उसे अपने ऊपर गर्व होता है। और चाय विश्व में पानी के बाद प्रयोग की जाने वाली दूसरे नंबर की पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ का मतलब आप जानते हैं ना, पीने योग्य पदार्थ। दैनिक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है ये। सुबह उठते ही हम इसको पीते हैं और अपने आलस्य को दूर करते हैं, है ना। और जब कभी भी हमें थकान होती है तो हम दिन में भी चाय पीकर अपनी थकान दूर करते हैं। चाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब ऐसे जुड़ा है कि हम इससे अलग नहीं हो सकते। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह कहना बढ़ चढ़कर कहने वाली बात नहीं होगी, यह सच है। तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे घर में भी चाय का बहुत महत्व है ना। अब जानते हो चाय कहाँ से आई। चाय बता रही है कि मैं आई कहाँ से। पूरी कहानी चाय खुद बता रही है कि मैं आई कहाँ से। तो चाय कहाँ से आई? चीन से आई थी। शेन नंग नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। एक बार वो पानी खौला रहा था, गलती से उसमें चाय पत्ती गिर गई। वो पत्ती गिर गई एक, और पत्ती ने उसने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया। फिर उस शेन नंग ने उस गर्म पानी को पिया और उसे बहुत अच्छा लगा, ताजगी महसूस हुई। तो उसने इसका नाम टी कर दिया। क्या कर दिया? टी रख दिया। और तब से चाय का यह सफ़र शुरू हो गया। चाय कह रही है, शिंग नांग नंग ने जब मुझे पिया तब से ही मेरा यह सफ़र शुरू हो गया और पूरा विश्व मुझे जानने लगा। आओ अब नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ना है। देखिए क्या है नेक्स्ट पैराग्राफ में। आज लगभग 400 देशों में मेरे पौधे उगाए जाते हैं, जिसमें चीन, तिब्बत और जापान प्रमुख हैं। भारत में आसाम मेरा मुख्य घर है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी भागों में भी मुझे पैदा किया जाता है। ये पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। लगभग 40 देशों में ये चाय पत्ती उगाई जाती है, चाय की पत्ती, जिसमें से चीन, तिब्बत और जापान बहुत प्रमुख देश हैं। और भारत में आसाम इसका मुख्य घर है। इसके बाद देश के दक्षिण भाग और पूर्वी भागों में भी इसकी पैदावार की जाती है। अब यहाँ से नेक्स्ट पैरा। मेरी पत्ती गहरे हरे रंग की होती है। जैसे सभी पत्तियाँ होती हैं हरे रंग की, कोई धानी होती है, कोई हल्के, लेकिन चाय की पत्ती गहरे रंग की, हरे रंग की होती है। पर तुम्हारे डब्बे में तो काली जाती है ना। आओ देखें कैसे वो काली हो जाती है। मुझ में छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल भी निकलते हैं। पता है, जो चायपत्ती का पौधा होता है उसमें सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं। मुझे पहाड़ों की ढलानों पर पैदा किया जाता है। पैदा मतलब उगाया जाता है। ढलान मतलब जब पहाड़ तुमने देखा होगा ऊपर की ओर चढ़ते हुए होते हैं ना, तो उसकी ढलान पर मेड़ बनाकर, जैसे सीढ़ी करके बनाकर इसको पैदा किया जाता है। मेड़ मतलब समझते हो ना, एक सीढ़ी जैसा बना करके। क्योंकि मुझे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हालांकि मेरी जड़ों में पानी रुका रहे यह भी मुझे पसंद नहीं है। अधिक पानी से मेरी जड़ें सड़ जाती। समझ में आया क्यों ढलान पर मेड़ बना के चाय पत्ती उगाई जाती है? क्यों? क्योंकि चाय को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर चाय की पत्ती के जड़ में पानी रुका रहे तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है, वो पेड़ जल्दी सड़ भी जाता है। इसीलिए ढलान मतलब समझ रहे ना, ऊपर की ओर चढ़ती हुआ, जिससे पानी ऊपर से डाला जाए तो जल्दी से नीचे से बह जाए। जितना पानी पेड़ को आवश्यकता हो उतना वो ले और नीचे की ओर बाकी पानी बह जाए, जिससे इसकी जड़ें सड़ ना पाएँ। सड़ना मतलब समझ रहे हो ना, खराब होना। आई समझ में बात? आगे देखें। जब मेरे पौधों पर नई कोपलें आने लगती हैं, नई कोपलें मतलब नई पत्तियाँ,
तो मुझे तोड़ने के लिए मजदूर आने लगते हैं। बागान होता है, बहुत बड़ा खेत होता है, तो वहाँ मजदूर लगाए जाते हैं। कोई एक किसान तो इसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, नई नई पत्तियाँ। तो बहुत सारे लोग एक साथ काम करने आने लगते हैं, बहुत सारे मजदूर काम करने आने लगते हैं, कोपले तोड़ने आने लगते हैं। ये देखो किस तरीके से ये महिला कोपल तोड़ तोड़, पत्ती को तोड़ तोड़ पीछे रख रही है। पीछे लोग इस तरह पहने रहते हैं, डोलची, इसमें रखते जाते हैं। मेरे बागानों में महिलाएं भी काम करना पसंद करती हैं। समझ में आया? जो चाय पत्ती के बाग होते हैं ना, जो ढलान पर उगाए जाते हैं, उन्हें बागानों कहा जाता है। जहाँ पर चाय पत्तियाँ उगाई जाती हैं उसे बागानों कहा जाता है। मेरे बागानों में महिलाएं, औरतें भी काम करना पसंद करती हैं। वे मुझे आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता का मतलब धीरे धीरे, चुन कर तोड़ती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसलिए तोड़ती हैं कि पूरे पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। ऊपर जो कोपल पत्तियां हैं वही वो तोड़ना चाहती हैं, और इस तरीके से कि पूरे पेड़ को नुकसान ना पहुंचे। और अपनी पीठ पर रखी हुई टोकरियों में इकट्ठा करती जाती हैं। ये देखो पीठ में टोकरी लगी है ना, ये तोड़कर इसमें ही रख रही है। यह हमारा प्रारंभिक रूप है। अब ये पहला रूप है चाय पत्ती की। जो डब्बे में तुम्हारे काले रंग की चाय पत्ती होती है, उसके बनने का ये पहला रूप है। सबसे पहले पेड़ से चाय की पत्ती तोड़ी जाती है। यहाँ कोई हमें पहचान भी नहीं सकता। अब वो पत्ती ऐसे होती है कि तुम अगर अपने चाय की पत्ती के डब्बे से मैच करो ना, तो पहचान ही नहीं पाओगे कि यही चाय हम पीते हैं। पत्तियों को इकट्ठा, इकट्ठा मतलब एकत्रित करने के बाद लोग हमें खूब अच्छी तरह सुखाते हैं। अब जब पत्ती को धूप में रख के, कभी तुमने सूखी पत्तियों को देखा है ना, कैसी हो जाती हैं, ब्राउनिश ब्राउनिश डार्क। इसी तरीके से पत्तियों को धूप में अच्छी तक रख के खूब सुखाते हैं, खूब देर तक उन्हें सुखाते हैं, बिल्कुल करकड़ी करकड़ी। इस समय हमें बहुत तकलीफ होती है। अब पत्ती कह रही है, चाय कह रही है कि इस समय हमें बहुत तकलीफ होती है, कि बहुत तेज़ धूप में पत्ती पड़ी है, सूख रही है, तो उसे तकलीफ तो होगी ही। मुझे बहुत तकलीफ मतलब समझ रहे हो ना, परेशानी होती है, कष्ट होती है। हमें बहुत गर्मी लगती है। धूप में खड़े रहो तो गर्मी लगेगी, लेकिन चाय पत्ती सब कुछ सहती है। लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना है। अब क्या पाने के लिए चाय पत्ती कष्ट सहती है? आओ देखें। मैं चुपचाप सब कुछ सहन कर लेती हूँ, क्योंकि हमें पता है इसके बाद मैं लोगों के काम आ सकूंगी। बात आई समझ में? चाय पत्ती क्यों कष्ट सहती है? क्योंकि उसे ये पता होता है कि वह लोगों के काम आएगी। लोग उसे पीकर फुर्तीले हो सकेंगे, स्वस्थ हो सकेंगे, आलस से दूर कर सकेंगे और अपने कामों को अच्छे से कर सकेंगे। इसलिए वो सारा दुख सह लेती है। इसके बाद हमें एक एक विशेष तरीके से भूना जाता है। सिर्फ यही नहीं रुक जाते हैं, चाय पत्ती को सिर्फ सुखाया ही नहीं जाता, उसके बाद इसे एक विशेष तरीके से भूना भी जाता है। भूनना मतलब समझ रहे हो ना, जिस तरह से कढ़ाई में डाल के कोई सामान भुना जाता है, उसी तरीके से इसे कोई विशेष तरीके से भुना जाता है। अब भूनने में तो चाय को और कष्ट होता होगा, तो वही बता रही है, खुद बता रही है कि इसके बाद मुझे भूना भी जाता है। उस समय तो मानो मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ता है। सच बात है, कढ़ाई में डाल के भूनो तो बहुत गर्मी, बहुत बेचैनी, बहुत जलन, है ना। मुसीबत का पहाड़ जानते हो क्या होता है? मुहावरा है ये। मुसीबत का पहाड़ यानी बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है ना। परेशानी की बात ही है कढ़ाई में गर्म आंच पर उसको भूनना। पहले तो सुखाया गया धूप में, फिर धूप भूना जा रहा है। मैं कहराती रहती हूँ, कराहती रहती हूँ। कराहती मतलब दर्द होता है, परेशान होती है, मैं दर्द होता है, ओह आह करते हैं ना, इसी तरह मैं दर्द से, परेशानी से कराहती रहती हूँ। लेकिन कोई तो नहीं सुनता है। पेड़ पौधे, पत्तियों को तुम कहीं पर भी तोड़ लेते हो, तब भी पेड़ पौधे कहराते हैं। क्या तुम्हें सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता होगा। पर बच्चों, उनमें जीवन होता है, उन्हें भी दर्द होता है जब उन्हें बेवजह तोड़ते हैं। पर जब उन्हें वजह से तोड़ते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं और दर्द को आसानी से सह लेते हैं। इसीलिए चाय पत्ती इस दर्द को सह लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह दूसरों के काम आने वाली है। मैं कराहती रहती हूँ।
किंतु मेरी पुकार कोई भी नहीं सुन सकता। कोई सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। भूनने के बाद हमें छाना जाता है, और सिर्फ भूना ही नहीं जाता, भूनने के बाद चाय पत्ती को छाना भी जाता है। तभी तो देखो तुम लोगों के पास घर में डब्बे में जो है वो कैसी गोल सी कुछ होती है ना। इस समय मुझे वास्तविक रूप मिल चुका होता है, और जब छान लिया जाता है तो ये अपने वास्तविक रूप में आ जाती है, जैसे कि आपके घरों में होती है। हमें बड़ी बड़ी पेटियों में भरकर देश विदेशों में पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसको वास्तविक रूप देने के बाद छोटे डिब्बे, बड़े डिब्बे, पहले तो बड़े बड़े डिब्बे बनते हैं विदेशों में भेजने के लिए, अपने देश में स्थान स्थान पर भेजने के लिए और विदेशों में भेजने के लिए। कंपनी और गोदामों का सफ़र करती हुई मैं दुकानों तक पहुंच जाती हूँ। अब कोई कंपनी इसको खरीदती है और अपने गोदाम में रखती है। गोदाम जानते हो क्या होता है? जब कोई कंपनी सामान खरीदती है तो एक बड़ी सी जगह बनाती है और वहाँ उस सामान को स्टोर करती है, फिर जहाँ जहाँ भेजना होता है वहाँ भेजती है, उसे गोदाम कहा जाता है। तो बच्चों, कंपनियां और गोदाम का सफ़र करती हुई कंपनी से कंपनी वाले अपने गोदाम में ले जाते हैं, फिर गोदाम से वह दुकानों तक पहुंच जाती हूँ। मैं दुकानों तक पहुंच जाती हूँ। चाय पत्ती कह रही है कि गोदाम से मैं दुकानों तक जाती हूँ। धीरे धीरे मैं छोटे छोटे डिब्बों में बनकर दुकानों तक जाती हूँ, जहाँ से आप लोग मुझे प्राप्त करते हैं। अब चाय पत्ती कह रही है, और आप लोग मुझे कहाँ से प्राप्त करते हैं? दुकानों से। आई बात समझ में? मेरी पत्तियों में टैनिन और कैफाइन नामक तत्व होते हैं। अब चाय पत्ती में कौन से तत्व होते हैं? टैनिन और कैफाइन। कौन से तत्व होते हैं? टैनिन और कैफाइन। आओ देखिए इनका क्या काम है। टैनिन मुझे हल्की सी कड़वाहट देता है। चाय पत्ती ज़्यादा हो जाती है तो कड़वाहट आने लगती है ना, इसीलिए जो इसका रेशियो होता है बहुत अच्छे से आपको बताते हैं मम्मी कि 1 कप चीनी में इतनी ही चाय पत्ती डालना है ना, तो उसका रेशियो होता है। इसलिए कहते हैं टैनिन मुझे हल्की सी कड़वाहट देता है, लेकिन यही तत्व मेरी रक्षा करता है। ये जो टैनिन है यही तो स्वादिष्ट बनाता है चाय की पत्तियों को, और ये चाय की पत्तियों को बहुत दिनों तक बनाए रखता है स्वस्थ। अच्छा, बागानों में इसी तत्व के कारण कीड़े मकोड़े मेरे पास फटकते भी नहीं हैं। चाय की पत्ती में कीड़े मकोड़े इसी वजह से नहीं लगते क्योंकि उसमें टैनिन नामक तत्व होता है, जिससे कीड़े मकोड़े उससे दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें हल्की कड़वाहट होती है। कैफाइन नामक तत्व मुझे आंतरिक गुण प्रदान करता है। अब जो कैफाइन है, इसका कैफाइन तत्व है, ये उसे आंतरिक गुण प्रदान करना मतलब देना, एक अंदर का इसका गुण उसे देता है। इस तत्व के कारण लोगों को मेरा सेवन करने से ही ताजगी महसूस होती है। अब ये जो चाय में कैफाइन नामक तत्व होता है, इसकी वजह से ही ताजगी महसूस होती है। जो हमें थकान के बाद हम चाय पी लेते हैं, हमें ताजगी आ जाती है इसी के कारण। बात आई समझ में? लेकिन शरीर में ज़्यादा कैफाइन नुकसानदेह भी है। बच्चों, अधिकता तो किसी भी चीज़ की नुकसानदेह है ना। जैसे तुम बहुत अधिक वीडियो गेम खेलो वो भी नुकसानदेह, बहुत अधिक मोबाइल खेलो वो भी बहुत नुकसानदेह, बहुत देर तक बाहर खेलो, थोड़ा सा खेल के आओ तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खेलते रहो तो नुकसान है। इसी तरह शरीर में कैफाइन जो है नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैफाइन जब पहुंच जाता है तो हमें नुकसान होता है। हमें भूख नहीं लगती है, फिर उल्टियाँ होने लगती हैं और आलस आने लगता है। ठीक है? बहुत बहुत छोटे बच्चों को मेरा प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसमें कैफाइन होता है, इसलिए छोटे बच्चों का इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए मम्मी लोग तुम्हें चाय की जगह दूध पिलाना ज़्यादा पसंद करती हैं। मैं लोगों के लिए फ़ायदेमंद हूँ। फ़ायदेमंद तो है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि बीमारी में ये हमको फ़ायदा देती है, और जब हम थके होते हैं तब, या कोई मेहमान आने वाला होता है तो उसका अच्छे से चाय से स्वागत कर पाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मेरा आवश्यकता से अधिक प्रयोग नुकसानदायक है। बात तुमको समझ में आ गई होगी कि आवश्यकता से अधिक प्रयोग चाय का नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कैफाइन नामक तत्व है, आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर ये इंसान की भूख को मार देता है और अन्य दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है। बच्चों, अति तो किसी भी चीज़ की
अच्छी नहीं होती। देखो यहाँ संदेश में भी कहा गया है किसी भी चीज का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए किसी भी चीज का अधिक प्रयोग किया जाए तो वो हानिकारक होता है। आशा है तुम्हें पाठ समझ में आ गया होगा। शुभ दिवस बच्चों।